अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं कि इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहा और स्पेसिफिकली कहें तो साउथ पोल पर। और क्या ये इतना आसान था? और चंद्रयान 3 मिशन में कौन सी ऐसी बात थी कि पूरी दुनिया की नजर इंडिया की तरफ थी? और चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद कौन सी ऐसी हैरत अंगेज इंफॉर्मेशन सामने आई? और इस मिशन में कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया? और चंद्रयान 1 में कौन सी ऐसी चीज का पता चला कि पूरी दुनिया का ध्यान एक मरतबा फिर चांद की तरफ हो गया? और चंद्रयान 2 क्यों फेल हुआ? आइए ये बहुत सारी बातों का जवाब इस छोटी सी वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक मिशन लॉन्च किया जाता है जिसका नाम चंद्रयान 1 रखा जाता है। और ये मिशन इंडिया की तरफ से सबसे पहला मिशन होता है जो कि चांद की तरफ भेजा जाता है और ये एक इम्पैक्ट मिशन होता है। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें स्पेस में भेजे जाने वाले मिशन की 5 से 6 टाइप्स हो सकती हैं। सबसे पहला फ्लाई बाय मिशन। फ्लाई बाय मिशन में हम स्पेसक्राफ्ट को चांद के साइड से गुजारते हैं, वो उसके गिर्द चक्कर नहीं लगाता बल्कि साइड से होके गुजर जाता है। और दूसरी कैटेगरी है ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर मिशन में स्पेसक्राफ्ट चांद के गिर्द गोल गोल चक्कर लगाता है और उसके पूरी सरफेस पर रिसर्च करता है। और तीसरी कैटेगरी आती है इंपैक्ट मिशन की। इंपैक्ट मिशन में स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर क्रैश करवाया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने रिसोर्सेज लगाने के बाद चांद की सतह पर जाके क्रैश करवाने का क्या तुक बनता है? तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इसकी वजह यह है कि स्पेसक्राफ्ट चांद के जितना करीब जाता जाएगा उतनी ही ज्यादा उस पे लगे इंस्ट्रूमेंट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते जाएंगे जो कि चांद की सरफेस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 1 एक इंपैक्ट मिशन ही था जिसमें स्पेसक्राफ्ट को जाके चांद की सरफेस से क्रैश करवाया जाता है और इसी दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हैरत अंगेज इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आती है जो आज से पहले कोई नहीं जानता था। वाटर ऑन मून। जी हाँ, चांद की सतह पर भी पानी का मौजूद होना। और ये बात जब पता चलती है तो पूरी दुनिया का ध्यान एक मरतबा फिर चांद की तरफ हो जाता है। और ये सब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए चंद्रयान 1 पर कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे जिनमें से एक TMC ट्रेन मैपिंग कैमरा। ये लूनर सरफेस यानी चांद की सतह पर एक हाई रेजोल्यूशन मैप क्रिएट करने के लिए लगाया था। इसके अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट मून मिनरलोजी मैपर। इसके नाम से ही वाज़ह हो जाता है कि ये चांद पर मिनरल्स की तलाश करने के लिए था। और ये इंस्ट्रूमेंट इसरो का नहीं बल्कि नासा का दिया हुआ था। जिस वक्त स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर इंपैक्ट करवाया जा रहा था, मतलब क्रैश करवाया जा रहा था, और क्रैश होने की वजह से जो डस्ट पार्टिकल चांद की सतह से उभरे, M3 ने उन्हीं डस्ट पार्टिकल को अपने सेंसर्स के जरिए स्कैन करके ये बताया कि चांद पर भी पानी मौजूद है। क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट नासा का था तो नासा सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन बन गया जिसने दुनिया को बताया कि चांद पर पानी मौजूद है। और इसके अलावा LLRI लूनर लेजर रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का काम चांद के ऑर्बिटर से चांद के सतह के दरमियान में डिस्टेंस मापने का था। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट चंद्रयान 1 पर लगाया गया था, OMS ऑर्बिटर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट ने यह पता लगाना था कि चांद की सरफेस पर एटमॉस्फेयर मौजूद है। और इस तरह चंद्रयान 1 ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वाटर ऑन मून की डिस्कवरी में। और अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 2 को जरा बाद में डिस्कस करते हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि चंद्रयान 2 भी साथ साथ ही डिस्कस होता रहेगा क्योंकि चंद्रयान 2 और 3 मोर और लेस सिमिलर थे। ऐसे समझ लीजिए कि एक माँ के 2 ट्विंस बच्चे जिनमें से एक वीक रह गया और एक पावरफुल बन गया। 14 जुलाई 2023 इंडिया के लिए बहुत ही अहम दिन, जिस दिन पूरी दुनिया की नजर इंडिया की तरफ है और एक गलती सालों की मेहनत को मट्टी में मिला सकती है, या यूं कह ले कि चांद की मट्टी में मिला देगी। एक कामयाबी पूरी दुनिया में सर फखर से बुलंद कर देगी। और अब वो टाइम आ गया, 2:43 इसरो अपने चंद्रयान 3 मिशन को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करती है। मिशन लॉन्च तो सक्सेसफुली हो जाता है लेकिन खतरा अभी टला नहीं, या यूं कहने के खतरा तो अभी शुरू हुआ है। स्पेसक्राफ्ट अर्थ से बाहर निकलता है और प्लान के मुताबिक अर्थ के ऑर्बिट में 5 चक्कर लगाने हैं और 5वां चक्कर पूरा करने के बाद वो उड़ता हुआ चांद के ऑर्बिट में ट्रांसफर होगा। चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए स्पेसक्राफ्ट ने अपने लिए एक परफेक्ट स्वीट प्लेस ढूंढनी है जहां वो लैंड कर सके। और फिर आखिरकार 23 अगस्त शाम 6:04 पर इंडिया का स्पेसक्राफ्ट मून की सतह पर
लूनर सरफेस पर सॉफ्ट एंड सक्सेसफुली लैंडिंग करने में कामयाब हो जाता है। और इस वक्त पूरी दुनिया में एक खुशी का लम्हा होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है। चांद के आप लोग सोच रहे होंगे इससे पहले भी तो कई मिशंस मून पर भेजे जा चुके हैं जो कि सक्सेसफुल रहे, लेकिन इस मिशन में चंद्रयान 3 में ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान 3 पर थी। इसकी वजह यह है कि साउथ पोल एक चांद का डार्क एरिया है जहां पर सूरज की रोशनी नहीं आती और आए भी तो ना होने के बराबर। और साउथ पोल में सबसे ज्यादा क्रिएचर्स मौजूद हैं और यहाँ का टेम्परेचर रात को -238 सेंटीग्रेड तक चले जाता है, जिसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर सकता। अब जानने की कोशिश करते हैं कि इसरो के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी, ऐसे कौन से उसने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए कि वो अपनी सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल पर मून पे करवाने में कामयाब हो जाता है, जो कि इससे पहले दूसरी और कोई कंट्री करवाने में कामयाब नहीं होती। तो सबसे पहले हम स्पेसक्राफ्ट के आर्किटेक्चर को जानने की कोशिश करते हैं। स्पेसक्राफ्ट के आर्किटेक्चर में दो मेजर हिस्से होते हैं, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक लैंडर मॉड्यूल। लैंडर मॉड्यूल फर्दर आगे दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक रोवर और एक लैंडर। लैंडर को विक्रम का नाम दिया जाता है और रोवर को प्रज्ञान का नाम दिया जाता है। तो कमो पे स्पेसक्राफ्ट का वजन 3900 केजीज के बराबर होता है, जो कि लगभग एक एलिफेंट के वजन के इक्वलेंट है। और हाँ, लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर मौजूद नहीं होता, क्योंकि ऑर्बिटर पहले ही चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। वो कैसे? इसके लिए हम चंद्रयान 2 को जरा स्टडी करते हैं। चंद्रयान 2 मोर और लेस चंद्रयान 3 के ही सिमिलर है और चंद्रयान 2 को भी साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए ही बनाया गया था। लेकिन जब चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह से तकरीबन 300 मीटर की बुलंदी पर होता है, अपनी वेलोसिटी से हिल जाता है और गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है, जो कि इसके सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन से अबव था। इसमें 5 इंजन थे, जिसमें एक इंजन में भी कुछ खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से ये चांद की सतह पर जाके क्रैश हो जाता है। हाँ, लेकिन चंद्रयान 2 को हाफ सक्सेसफुल मिशन कहा जाता है। वो क्यों? क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर विक्रम लैंडर से पहले ही डिटैच होके चांद के गिर्द ऑर्बिट में चक्कर लगाना शुरू कर देता है और उसके बाद विक्रम लैंडर लैंडिंग के वक्त क्रैश हो जाता है। और वो ऑर्बिटर आज भी चांद के गिर्द चक्कर लगा रहा है और उसी ऑर्बिटर को इस्तेमाल करते हुए उसका कनेक्शन चंद्रयान 3 के साथ अटैच कर दिया जाता है। और उसी ऑर्बिटर की वजह से इसरो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर मून सरफेस के निकालने में कामयाब हो जाता है और एक स्वीट लैंड जिसके ऊपर क्रिएचर्स ना होने के बराबर थे, उसी लैंड को चंद्रयान 3 में लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और चंद्रयान 2 की लैंडिंग को देखते हुए चंद्रयान 3 में कुछ मेजर अपडेशन की जाती हैं, जैसे कि उसके पांव आगे से बहुत मजबूत बनाए जाते हैं, जो कि विक्रम लैंडर के वेट को बआसानी उठा सकें। इसके अलावा विक्रम लैंडर पर सोलर पैनल आगे से ज्यादा लगाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर में भी बहुत ज्यादा अपडेशन की जाती है। तो फ्यूल की मिकदार अच्छी खासी बढ़ा दी जाती है, जो कि इसको ज्यादा देर तक खला में रहने में मदद देगी। और चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल ये सिर्फ विक्रम लैंडर को अर्थ से बाहर निकालने के लिए नहीं, बल्कि चांद के ऑर्बिट में 3 से 6 माह तक ये भी चक्कर लगाता रहेगा। और इसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट शेप स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, जो कि मून के ऑर्बिट में रहकर अर्थ पर रिसर्च करेगा। और अब बात करते हैं विक्रम लैंडर के ऊपर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जिसकी मदद से वो मून की सरफेस पर एक्सपेरिमेंट्स करेगा। विक्रम लैंडर जो कि 2 हिस्सों में डिवाइड है, लैंडर और रोवर। विक्रम लैंडर के ऊपर 4 मेन इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है राम्बा एलपी। राम्बा एलपी का काम ऐसा ही समझें जैसे थर्मामीटर के जरिए हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मापते हैं। ये मून की सरफेस का थर्मामीटर है। इसके जरिए मून की सरफेस का टेम्परेचर मापा जाएगा। इसे मून की सरफेस के अंदर ड्रिलिंग करके सरफेस के अंदर के टेम्परेचर को भी मापा जाएगा। ये सारे काम करने के लिए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को एक लूनर डे का वक्त मिलेगा। एक लूनर डे तकरीबन अर्थ पर 28 दिन के बराबर होता है। 14 दिन का डे और 14 दिन की नाइट। ये सारे इंस्ट्रूमेंट सिर्फ सुबह के वक्त ही काम कर सकते हैं, क्योंकि जब चांद पर रात होती है तो तकरीबन -238 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर गिर जाता है और इस टेम्परेचर पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का काम करना इम्पॉसिबल है।
और मजे की बात तो यह है कि इन इंस्ट्रूमेंट ने चांद की सरफेस पर काम करना शुरू कर दिया है और कंटिन्यूसली विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर इसरो को सिग्नल भेज रहे हैं और मून की सरफेस का डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं। और तीसरा विक्रम लैंडर पर जो इंस्ट्रूमेंट लगा है उसका नाम है इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइज्मिक एक्टिविटी। ये इंस्ट्रूमेंट मून क्वेक्स, जैसे कि जमीन पर अर्थ क्वेक आते हैं वैसे ही मून पर मून क्वेक्स आते हैं, मून क्वेक्स को मेजर करने के लिए लगाया गया है। और चौथा मेन इंस्ट्रूमेंट जो विक्रम लैंडर पर लगा है वो है LRA, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। ये इंस्ट्रूमेंट इसरो का नहीं बल्कि नासा का दिया हुआ है और इस इंस्ट्रूमेंट का मेन काम मून और अर्थ के दरमियान में एग्जैक्ट डिफरेंस मापना है। और विक्रम लैंडर का एक मेन दूसरा पार्ट प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर की लैंडिंग करने के बाद मून के सरफेस के ऊपर विक्रम लैंडर से 500 मीटर के दायरे के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाकर एक्सपेरिमेंट करेगा लूनर सरफेस पर, यानी चांद की मिट्टी पर। और वो जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा वो अपनी इंफॉर्मेशन विक्रम लैंडर को ट्रांसफर करेगा और विक्रम लैंडर से ट्रांसफर होती हुई इसरो तक पहुंचेगी। और विक्रम लैंडर के ऊपर दो मेन इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, उनमें से एक APXS अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट मून सॉइल यानी चांद की मिट्टी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बताएगा मून सॉइल में कौन कौन से मिनरल्स मौजूद हैं। APXS में क्रूशियम 244 ऐड किया गया है और जब इसरो क्रूशियम 244 को एक्टिवेट करेगी वो अपनी रेज मून सॉइल पर डालकर एक्सपेरिमेंट करके इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा। और दूसरा और आखिरी इंस्ट्रूमेंट जो कि प्रज्ञान रोवर पर लगा है वो है LIBS, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट से एक लेजर निकलेगी जो मून की सरफेस के ऊपर लगेगी और इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से मून सरफेस को गर्म किया जाएगा। मून के ऊपर प्लाज्मा पार्टिकल एक्साइटेड होकर आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रज्ञान रोवर इस पर एक्सपेरिमेंट करके बताएगा कि यहाँ कौन कौन से पार्टिकल मौजूद हैं। तो ये थे इंस्ट्रूमेंट जो चंद्रयान 3 में लगाए गए और यही सिमिलर मोर और लेस इंस्ट्रूमेंट्स चंद्रयान 2 पर भी लगाए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अनसक्सेसफुल मिशन रहा। वो इन सारे एक्सपेरिमेंट और इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करके साइंस में एक बहुत ही मजेदार और एक जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी को पैदा कर सकते हैं, जिससे ये पता चल सकता है कि चांद का एटमॉस्फेयर इंसानों की जिंदगी के काबिल है कि नहीं है। ऐसे प्लैनेट्स जहां अर्थ से डायरेक्टली जाना बहुत मुश्किल है लेकिन चांद से जाना आसान हो सकता है। अर्थ से मिशन चांद पर भेजे जाएंगे और चांद पे स्टे करके आगे वो मिशन नेक्स्ट प्लैनेट्स में भेजे जा सकते हैं, जिससे दूसरे प्लैनेट्स पर जान सकते हैं कि जिंदगी गुजारने के काबिल एटमॉस्फेयर है या नहीं है, या किसी और प्लैनेट में भी कोई मखलूक रहती है या नहीं है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में समंदर को कूजे में बंद करने की कोशिश की है। बहुत छोटी वीडियो में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को कंप्रेस करके बताने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई और ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।